पिछले 50 सालों में जितनी भी वॉर्स लड़ी गई हैं, उनमें से शायद सबसे भयानक 1980 में लड़ी गई ईरान और इराक की वॉर है, जो 8 साल तक चली थी और जिसके नतायज आज भी मिडिल ईस्ट भुगत रहा है। इस एक वॉर ने मिडिल ईस्ट के सारे डायनामिक्स चेंज कर दिए और आज मिडिल ईस्ट में जो आग हम देख रहे हैं, इसके ताने बाने 1980 की इसी वॉर से जाकर मिलते हैं। आज हमारे पास एक दिलचस्प विषय है, लेकिन पहले मैं कॉफी बनाऊंगा और फिर हम जारी रखेंगे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 1980 की ईरान इराक वॉर के बारे में, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये है ईयर 1979। ईरान में इस वक्त एक जबरदस्त रेवोल्यूशन चल रही है। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो पिछले 26 सालों से ईरान पर हुकूमत करने वाले शाह को हटाकर एक इस्लामिक लीडर आयतुल्लाह खुमैनी को लाना चाहते हैं। ईरानी लोग शाह को अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स का वफादार समझते हैं, क्योंकि 1953 में यूएसए और यूके ने उस वक्त के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ईरानी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कू करवाकर मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान का किंग बनाया था। ये प्रोटेस्ट्स इतनी शिद्दत पकड़ते हैं कि आखिरकार 11 फरवरी 1989 को शाह ऑफ ईरान का तख्ता उलट दिया जाता है और आयतुल्लाह खुमैनी बनते हैं ईरान के नए लीडर। मैं उन लोगों को धीरे से याद दिलाना भूल गया जो लाइक बटन दबाना भूल गए हैं। ईरान की इस नई रजीम को शिया मुस्लिम्स लीड कर रहे हैं और वो सारी वेस्टर्न पावर्स के बहुत खिलाफ हैं। हजारों मील दूर अमेरिका ये सब कुछ बहुत शौक में देख रहा है। मिडिल ईस्ट में उसका सबसे पुराना दोस्त अब उसका दुश्मन बन चुका है। लेकिन शौक में सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि और भी बहुत से कंट्रीज हैं। ईरान ने पड़ोसी अरब कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरब, लेबनान, कुवैत और इराक तक रेडियो ब्रॉडकास्ट करनी शुरू की और वहां के लोगों को भी पंप करना शुरू किया कि वो भी इनकलाब के लिए सड़कों पर निकलें। इन सब अरब कंट्रीज को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। सऊदी किंग को डर है कि कहीं ईरान जैसी रेवोल्यूशन इधर आ गई तो शाह ऑफ ईरान की तरह उसका तख्ता भी उलट सकता है। इधर इराक में सद्दाम हुसैन को डर है कि ईरानी इनकलाब को देखते हुए कहीं इराक की शिया मेजॉरिटी आबादी भी उसके खिलाफ ना उठ खड़ी हो। लेकिन यहाँ पर सद्दाम हुसैन को एक अपॉर्चुनिटी भी नजर आ रही है। असल में पिछले कई सालों से इराक और ईरान इस बॉर्डर पर लड़ते आए हैं। ये बॉर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेस पॉइंट है, क्योंकि यहीं से दोनों मुल्क अपना तेल बाकी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। 1975 में इन दोनों कंट्रीज के बीच एक ट्रीटी हुई थी, जिसके बाद इराक को इस बॉर्डर का कंट्रोल ईरान को देना पड़ा। सद्दाम इस ट्रीटी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो चाहता था कि किसी भी तरह ईरान से ये एरिया वापस ले। और अब ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद उसे एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी, बिकॉज इस रेवोल्यूशन ने पूरे ईरान को हिला कर रख दिया था। ईरानी आर्मी, जिसको कभी अमेरिका फंड करता था, अब बहुत वीक हो चुकी थी, बिकॉज उसके ज्यादातर कमांडर्स या तो जेल में थे या फिर वो फांसी लग चुके थे और बाकी आर्मी बच जाने वाले शाह के सपोर्टर्स से लड़ रही थी। सद्दाम को लग रहा था कि ये परफेक्ट मौका है कि ईरान पर अटैक करके इन सारे ऑयल रिच एरियाज को वापस इराक में शामिल किया जाए। सद्दाम को ये भी लगता था कि अगर वो ईरान पर अटैक करते हैं तो पूरा अरब उनको सपोर्ट करेगा और वो एक तरह से पूरे अरब के लीडर बन जाएंगे। इसी माइंडसेट के साथ 1980 में सद्दाम 10,000 इराकी फौजियों के साथ ईरान पर अटैक करने का प्लान करता है। और अब जिस चीज की शुरुआत होने वाली है वो सिर्फ एक वॉर नहीं, बल्कि ऐसे जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स हैं जो अगले 40 साल तक मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने वाले हैं। 22 दिसंबर 1980 को इराकी एयरफोर्स ईरानियन एयर बेसिस पर सरप्राइज अटैक करती है और दूसरी ही तरफ 10,000 इराकी फौजी बसरा क्रॉस करके सदरन ईरान में एंटर होते हैं। दूसरी तरफ ईरान के पास अभी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वो फाइटर जेट्स हैं जो अमेरिका ने शाह ऑफ ईरान को दिए थे। ईरानी एयरफोर्स भी जवाब में इराकी ऑयल फील्ड्स पर बम्बार्डमेंट करती है। इस वॉर के असरात पूरे रीजन में फैलना शुरू होते हैं और कई फॉरेन प्लेयर्स भी इस वॉर में टपक पड़ते हैं। सबसे पहले एंट्री होती है इसराइल की। इसराइल चाहता है कि ये दोनों मुल्क आपस में लड़ते रहें, क्योंकि दोनों ही उसके अगेंस्ट हैं, मगर इसराइल को ज्यादा खतरा इराक से है। इसीलिए इसराइल सीक्रेटली ईरान को हथियार सप्लाई करता है। हालांकि इसराइल और ईरान के बीच ईरानी रेवोल्यूशन के बाद से रिलेशंस बहुत हॉस्टाइल हो चुके हैं, बट वो कहते हैं ना, द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। दूसरी तरफ सऊदी अरब और कुवैत इराक को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग कर रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा इस वक्त ईरानी रेवोल्यूशन है और वो किसी भी तरह ईरानी शिया रजीम को कुचलना चाहते हैं। ईस्टर्न साइड पर चाइना भी बहुत गौर से इस वॉर को ऑब्जर्व कर रहा है।
चाइना ने ऐलान तो यही किया था कि वो न्यूट्रल रहेगा, मगर वो दोनों ही कंट्रीज को हथियार सप्लाई कर रहा है और आगे चलकर वो ईरान का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर बनने वाला है। अगले पूरे एक साल 1981 के एंड तक ये वॉर इन बॉर्डर एरियाज में ही रहती है। कभी इराक आगे बढ़ता है तो कभी ईरानी फोर्सेस इराकी आर्मी को वापस पुश कर देती हैं। ग्लोबल पावर्स को यही लगता है कि ये वॉर एक स्टेलमेट में है, तो वो कोशिश करते हैं कि कोई सीज फायर हो जाए ताकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर जो इस वॉर का इम्पैक्ट आया हुआ है वो खत्म हो। लेकिन ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी। सद्दाम सीज फायर के लिए मान जाता है, बट खुमैनी नहीं मानता, बिकॉज वॉर अब खुमैनी रजीम की जरूरत बन चुकी है। पूरा मुल्क इस जंग की वजह से खुमैनी के पीछे खड़ा हो चुका है। खुमैनी की एक ही डिमांड है कि ये वॉर तब खत्म होगी जब सद्दाम हुसैन प्रेसिडेंट की पोजीशन से रिजाइन करेगा। सद्दाम जाहिर है ये नहीं मानता और ईरान फुल ऑफेंसिव पर चला जाता है। इराकी आर्मीज पहले ही जैग्रोस माउंटेन रेंज की वजह से ईरान के सेंट्रल शहरों तक नहीं पहुंच सकी थी। ईरान इस मौके को यूटिलाइज करते हुए काउंटर अटैक करता है और इराकी आर्मी को वापस धकेलते हुए इराक में घुस जाता है। 1982 के मिड तक ईरानी आर्मी बसरा तक पहुंच चुकी थी। अगर ईरान बसरा पर कब्जा करता है तो वो इराक की ऑयल सप्लाई को कट ऑफ कर सकता है। सद्दाम हुसैन अब हेल्पलेस फील कर रहा है, सो वो अरब कंट्रीज और अमेरिका से मदद मांगता है। अमेरिका पहले ही इस मौके की तलाश में था। वो फौरन सद्दाम की अपील पर एग्री करता है और उसे ईरानी आर्मी से रिलेटेड इंटेलिजेंस शेयर करता है। अब यहीं पर इस वॉर में एक और प्लेयर की भी एंट्री होती है और वो है सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन इस वक्त अफगानिस्तान के साथ वॉर में है और वहां पर तालिबान रेवोल्यूशन को कुचलना चाहता है। ऐसे में ईरान की शिया रेवोल्यूशन उसके लिए एक और खतरा बन सकती है। इसीलिए सोवियत यूनियन भी इराक को हथियार सप्लाई करना शुरू करता है। दुनिया की दो सुपर पावर्स जिनकी आपस में कोल्ड वॉर चल रही है, वो एक ही कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। बसरा के करीब लड़ाई में बहुत शिद्दत आ चुकी है। इराकी आर्मीज बसरा के इर्द गिर्द माइंस बिछा देती हैं, जिससे हजारों ईरानी फौजी मारे जाते हैं। ईरान बसरा तो नहीं ले पाता, मगर इस लड़ाई ने सद्दाम हुसैन की पोजीशन बहुत वीक कर दी है और यहीं पर एंट्री होती है इराक के नॉर्थ में रहने वाले कुर्दिश लोगों की। कुर्द इराक के नॉर्थ में रहने वाला एक माइनॉरिटी ग्रुप है जिन्हें कई सालों से सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट दबाती आई है। इस वॉर में उन्हें सद्दाम हुसैन से छुटकारा पाने की एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए कुर्दिश लोगों ने इराकी आर्मी के खिलाफ बगावत कर दी और ईरान ने भी उन्हें सपोर्ट भेजना शुरू कर दी। तो अब सद्दाम की आर्मी नॉर्थ में कुर्द और ईस्टर्न साइड पर ईरानी आर्मी से लड़ रही थी। अब साल था 1984। इराक ने पर्शियन गल्फ से गुजरने वाले ईरानी ऑयल टैंकर्स पर हमले शुरू कर दिए और जवाब में ईरान ने भी इराकी ऑयल टैंकर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। कई 100 कमर्शियल शिप्स तबाह हो चुकी थी और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल जाया हो रहा था और ये वो ऑयल था जो सारे वेस्टर्न कंट्रीज को जाता था और इसी तेल से उनकी इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट चल रही थी। साल 1985 के चढ़ते ही इस वॉर में शिद्दत आ चुकी थी। कुर्द अब भी जोर पकड़ रहे थे और यहीं पर सद्दाम ने वो कदम उठाया जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। सद्दाम ने कुर्द और ईरानी आर्मी के खिलाफ केमिकल वेपन्स यूज करना शुरू कर दिए और इराक को ये सारे केमिकल वेपन्स अमेरिका सप्लाई कर रहा था। इराक ने ईरानी शहरों पर डायरेक्ट मिसाइल अटैक्स और एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। इन अटैक्स में 16,000 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर सिविलियंस थे। ईरान ने भी जवाब में बगदाद पर मिसाइल अटैक्स किए जिसमें बहुत से शहरी मारे गए। अब इस वॉर में आम लोग मारे जा रहे थे और यहीं पर अमेरिका ने डबल गेम करना शुरू की। एक तरफ अमेरिका इराक को केमिकल वेपन सप्लाई कर रहा था और दूसरी तरफ उसने ईरान को भी मिसाइल सप्लाई करना शुरू कर दी और इस सब के पीछे अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन थे, जो ईरान और इराक से आने वाले इस पैसे से सेंट्रल अमेरिका में एक सीक्रेट मिशन को फंड कर रहे थे, जो आगे चलकर ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल के नाम से मशहूर हुआ। मैं उन लोगों को धीरे से याद दिलाना भूल गया जो लाइक बटन दबाना भूल गए हैं। इन्हीं हालात में 3 और साल गुजर गए। अब ईयर था 1988। ईरान और इराक पर्शियन गल्फ में एक दूसरे के ऑयल टैंकर्स को निशाना बना रहे थे। अब कुवैत ने भी अमेरिका पर प्रेशर डालना शुरू किया कि वो उसके ऑयल टैंकर्स को ईरानी मिसाइल अटैक से बचाए और इस रिक्वेस्ट के जवाब में अमेरिका ने पर्शियन गल्फ में अपने बहरी बेड़े खड़े कर दिए। अभी इधर ये मामला चल ही रहा था कि नॉर्थन साइड पर ईरानी आर्मी और कुर्दिश फाइटर्स ने मिलकर इराकी शहर हलबजा
پر قبضہ کر لیا، مگر اس کے جواب میں عراقی آرمی نے اس پورے شہر پر کیمیکل بامبنگ شروع کر دی، اور صرف اس شہر پر ہی نہیں، عراقی آرمی نے آس پاس کے سارے کردش ایریاز پر بھی اندھا دھند بامبنگ شروع کر دی۔ یہ اس قدر شدید اٹیک تھا کہ 50,000 سے 1 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے، جس میں سے 90% سویلینز تھے۔ ان اٹیک سے ایران میں بھی خوف پھیل گیا کہ کہیں عراقی آرمی ایرانی شہروں پر بھی ایسی کیمیکل بمبارڈمنٹ نہ شروع کر دے۔ آیت اللہ خمینی پر اب بہت پریشر آ چکا تھا کہ یہ وار ختم کی جائے، کیونکہ ایرانی اکانومی بھی بری طرح برباد ہو چکی تھی۔ 8 سال گزر چکے تھے اور 10 لاکھ کے قریب لوگ مارے جا چکے تھے۔ دونوں کنٹریز کی اکانومیز تباہ ہو چکی تھی۔ یونائٹڈ نیشنز نے دونوں کنٹریز پر سیز فائر کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ ایسے میں 1988 میں ایک امریکن شپ نے ایک ایرانی پیسنجر ایئر پلین کو میزائل سے اڑا دیا۔ اس ایئر پلین میں 290 پیسنجرز تھے۔ امریکن ایڈمنسٹریشن نے پریس ریلیز جاری کیا کہ اٹ واز اے مسٹیک، اور امریکن شپ نے غلطی سے یہ جہاز گرا دیا تھا۔ پریزیڈنٹ ریگن نے مرنے والے پیسنجر کی فیملی سے معافی مانگی اور انہیں کمپنسیشن پے کی، مگر پھر کچھ ہی عرصے بعد امریکہ نے اسی شپ کے کیپٹن کو میڈل بھی دیا، جس سے ایران کو محسوس ہوا کہ یہ اٹیک غلطی نہیں بلکہ انٹینشنل تھا۔ ایرانی لوگوں میں خوف پھیل گیا کہ اب امریکہ بھی ڈائریکٹلی اس وار میں انہیں ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ایک طرف عراقی فورسز کی بمبارڈمنٹ تھی اور دوسری طرف ایسے انسیڈنٹس۔ آیت اللہ خمینی پر سیز فائر کا پریشر بڑھنے لگا، اور فائنلی 20 اگست 1988 میں دونوں کنٹریز کے بیچ سیز فائر ہوا، اور بارڈرز میں کسی بھی چینج کے بغیر یہ خونی وار بالآخر ختم ہو گئی۔ لیکن یہ وار مڈل ایسٹ کا فیوچر ڈیفائن کرنے والی تھی۔ امریکہ اب مڈل ایسٹ میں فلی انوالو ہو چکا تھا۔ اس وار نے ایران کے پوری دنیا کے ساتھ ریلیشن شپ ری ڈیفائن کر دیے۔ ایرانی لیڈرز کے نزدیک عراق کو بیک کرنے والے عرب کنٹریز ہی اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھے۔ یہیں سے ایران اور سعودی عرب کے بیچ کولڈ وار شروع ہوئی، اور اسی وار کے بعد ہی ایران نے پھر لبنان، سیریا اور یمن میں اپنی پراکسیز بنانے پر کام شروع کیا۔ اسی وار کے بعد ہی ایران کو فیل ہوا کہ اب وہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا، اور اگر اسے سروائیو کرنا ہے تو اسے نیوکلیئر پاور بننا ہوگا۔ دوسری طرف عراق بھی اس وار میں پوری طرح تباہ ہو چکا تھا۔ 8 سال لڑنے کے باوجود صدام کی آرمی 1 انچ زمین پر قبضہ نہیں کر سکی تھی۔ اکنامک کرائسس کی وجہ سے عراق میں پروٹیسٹ شروع ہو گئے، جن کو صدام نے بہت وائلنٹلی کرش کیا۔ اس وار کی وجہ سے عراق پر کویت اور سعودی عرب کا بہت لون چڑھ چکا تھا۔ صدام کو اس چیز پر غصہ تھا کہ سعودی عرب اور کویت جو اسے ایران کے خلاف اکسا رہے تھے، اسے سپورٹ کر رہے تھے، وہ اب اس ساری سپورٹ کو ایز اے لون ٹریٹ کر رہے تھے۔ اسی غصے میں صدام نے کویت پر اٹیک کر دیا، اور یہیں پر عراق کے سو کالڈ دوست امریکہ نے پلٹی مار دی۔ امریکہ نے کویت کا ساتھ دیا اور عراقی فورسز کو کویتی آرمی کے ساتھ مل کر شکست دی۔ اور صرف یہی نہیں، امریکہ نے صدام کو وار کرمنل بھی ڈکلیئر کر دیا، وہی صدام جسے امریکہ ایران کے خلاف ہیرو بنا کر پیش کر رہا تھا۔ اور پھر کچھ ہی سال بعد 2003 میں امریکہ نے کیمیکل ویپنز کی تلاش میں عراق پر اٹیک کر دیا، وہی کیمیکل ویپنز جن کا را مٹیریل امریکہ خود عراق کو سپلائی کرتا تھا۔ اور سرپرائزنگلی عراق کو پوری طرح برباد کرنے کے باوجود امریکن فورسز کو عراق میں کوئی کیمیکل ویپنز نہیں ملے۔ ایران عراق وار ہمیں جیو پولیٹکس سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی ضروری ریالٹی چیک دیتی ہے۔ اگر چند لوگوں کی ایگو سیٹسفائی ہونے، ان کا فائدہ ہونے میں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کی جان بھی چلی جائے تو اوپر بیٹھے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وار سے ایک اور چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب بھی 2 کنٹریز آپس میں لڑتے ہیں، اس کے پیچھے کسی تیسری پاور کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ وہ پاور یا تو باہر کی کوئی کنٹریز ہوں گے جو خود ڈائریکٹلی جنگ نہیں لڑنا چاہتے، یا پھر کوئی ہتھیار بیچنے والی کمپنیز ہوں گی۔ آج دنیا میں جو بھی وارز چل رہی ہیں، ان کی ایکچوئل وجہ کو اگر آپ ٹریس کریں تو وہ آپ کو 1940s اور 50s میں جا کر ملیں گی، جب امریکہ اور برٹن ورلڈ وار 2 کے بعد نیو ورلڈ آرڈر ڈیفائن کر رہے تھے۔ These are all the sources we consulted for this video۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔